Good morning, guys. Welcome to Talent Blazer, India's latest tech platform that is there to help you at every stage of your career. Now, if you have been here, you know me. My name is Gaurav, and I'm your teacher and mentor in this journey. And I've been taking paper 2 commerce for a while. Right, so we are midway through our commerce preparation journey, and we have already covered Unit 4 to a larger extent. काफ़ी हमने Unit 4 को cover कर लिया है. राइट तो आज की वीडियो में व्हाट वी विल डू एज आई सेड इट इन अर्लियर वीडियोस दैट फर्स्ट टू वीडियोस विल बी डेडिकेटेड टूवर्ड्स लर्निंग. हम काफ़ी ज़्यादा हॉट और फेवरेट टॉपिक्स को पहले कवर करेंगे 2 वीडियोस में एंड वो फर्दर वीडियोस में डिस्ट्रीब्यूट होगा. उसके बाद हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. राइट सो बिकॉज ऑफ दिस यू कैन एक्चुअली टैली योर प्रिपरेशन वेयर इट इज़ हेडिंग डायरेक्शन मिल सकती है आपकी प्रिपरेशन को. सो हम बात करेंगे आज की क्लास में यूनिट 4 जो हमें पता है टाइटल है बिजनेस फाइनेंस. राइट तो फाइनेंस में जैसे मैंने लास्ट क्लास में बहुत आराम से और बहुत प्यार से आपको कैपिटल बजटिंग एंड उसकी टेक्निक्स के बारे में बात करी थी. ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं उसके रिगार्डिंग मैंने बात करी थी. राइट सो एवरीथिंग we talked about in the last video. Right now in today's class and in the prior video, the prior to this one, इससे पहले वाली वीडियो में what I did was मैंने सारा का सारा फाइनेंशियल मार्केट क्या है उसको एक्सप्लेन करा था. कौन कौन से शॉर्ट टर्म क्रेडिट लॉन्ग टर्म क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं फॉर बोरोइंग. राइट तो उसके बारे में हम पूरा एक्सप्लेन करा था. आज की क्लास में हम जैसे मैंने बोला 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. और in 20 previous year questions में what I want from you guys from your end is basically participation की ज़रूरत है. and participation में what I want is that whenever I give you some time to attempt questions, what you can do is basically make sure that you attempt that question first. right अपनी end से वो question खुद attempt करो. and when you do attempt that question, बिकॉज आपको पता चल जाएगा व्हाट योर इंस्टिंक्ट सेज. जब भी आप एक क्वेश्चन खुद की तरफ से अटेम्प्ट करोगे दैट इज व्हाट बेसिकली योर इंस्टिंक्ट सेज. राइट उसके बाद वेन एवर आई टेल यू द आंसर यू कैन टैली और मैच योर आंसर. राइट सो टूवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो आई वॉन्ट योर स्कोर टू बी मैंशन इन द कमेंट सेक्शन. राइट तो आप अपना स्कोर मैंशन करना in the comment box. Right? So that is what your participation would be in this entire video. ठीक है, learning के लिए you have to participate. Don't be a passive listener, be an active listener. Okay, all right, so let's start with the first question. What are the factors influencing a company's cost of capital के बारे में. because as you know a company has to raise capital. at times capital की ज़रूरत होती है. Capital is basically money they need to finance, and it's a huge chunk of money. कोई छोटा मोटा money नहीं है. It's not for borrowing or to just meet some short term obligation. उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं. We're talking about long term. और हम यहाँ पे हम बात करें कि कौन कौन से फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस करते हैं कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल को. राइट सो एनी टाइम इफ यू आर यू नो getting your capital, either you can get it from two ways as we all know, debt or equity. So what are the factors that influence the cost of capital? Whether the debt uh, that you will get at a cheaper cost and the equity that you will raise at how much valuation you will get. ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करें कौन कौन से फैक्टर जो है इन्फ्लुएंस करते हैं कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल को. पहला ऑप्शन क्या है, मार्केट की कंडीशन. फिर है कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स. फिर है डिविडेंड पे आउट रेशियोज एंड लास्ट इज एम्प्लॉय सैलरी. ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर्स जो है इन्फ्लुएंस करते हैं कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल को. राइट सो राइट आंसर अकॉर्डिंग टू मी वुड बी ए सी एंड डी. सो दिस क्वेश्चन हैज मल्टीपल राइट आंसर्स. ठीक है, इसमें एक आंसर नहीं होगा. एम्प्लॉयज ओ सॉरी जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड. राइट ए बी एंड सी जस्ट में से मिस्टेक हो गई वहां पे. that employee salary will never be a part of your company's cost of capital. Right,
तो हम ये बात कर रहे हैं कि क्या फैक्टर एक कंपनी की कॉस्ट जो हो सकती है बोरोइंग या फिर अपनी इक्विटी से इशू कर रहे हैं कैपिटल को, उनको क्या इफेक्ट कर सकती है, मार्केट कंडीशन। ठीक है, अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट हाई है तो आपके लिए ज़्यादा रेट पे आपको लेंड करना पड़ेगा, तो उस पे मतलब पैसे उठाने पड़ेंगे, तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो कंडीशंस वर्स हो सकती है। टैक्स रेट हाई है तो वो भी प्रॉब्लमेटिक होगा। और उसके बाद डिविडेंड पे आउट रेशियो, जो आपको डिविडेंड पे करना पड़ेगा अगर आप इक्विटी से इशू करते हो तो ऑल दीज थ्री थिंग्स आर एक्चुअली इफेक्टिंग द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एम्प्लॉय सैलरी मे रिमेन सेम, तो वो आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं है, यू आर नॉट फाइनेंसिंग फ्रॉम योर एम्प्लॉय सैलरी। ठीक है, कैपिटल का मतलब यही है कि आप फाइनेंस कैसे कर रहे हो। So for your financing you have to go through your market condition, they have to be favorable। आप किसी भी टाइम पे अपना फाइनेंस रेज नहीं कर सकते, बिकॉज at higher valuation you will get more money, at higher interest rate you have to pay back much more interest। तो वो सारी चीज़ें कंपनी को अपने दिमाग में लेके रखनी पड़ती है। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, डेफिनेटली विद मल्टीपल ऑप्शन एंड आंसर। बात करते हैं, थोड़ा लंबा है। एबीसी कॉरपोरेशन जो है वो क्या कर रही है, दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करिए, प्रोजेक्ट एक्स एंड प्रोजेक्ट वाई। ठीक है, द CFO of ABC Group is evaluating the project using various capital budgeting techniques. So it's capital budgeting techniques related question. Analyze the following statement and whether determine whether they are true or false। ठीक है, स्टेटमेंट वन क्या कहता है, पे बैक पीरियड इज अ रिलायबल मेजर फॉर कंपनी for comparing the profitability of project X and project Y as it consider the time taken to recover the initial investment। Okay, statement 2 क्या कहती है, that net present value method assume that cash flow can be reinvested at the project internal rate of return, therefore NPV is appropriate technique for evaluating long term projects। Okay, statement 3 क्या कहती है, if project X has a higher accounting rate of return than project Y, it implies that project X is financially attractive। ARR is a superior metric for profitability analysis compared to other capital budgeting methods। Okay, statement 4 क्या कहती है कि profitability index is a useful tool for ranking investment project। A higher PI indicates a higher net present value per dollar of initial investment, मेकिंग इट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ प्रोजेक्ट डिजायरेबिलिटी। ठीक है, चार स्टेटमेंट दे रखी हैं एंड यू हैव टू फाइंड आउट कि कौन सा कॉम्बिनेशन इसमें सही होगा। ठीक है, अब ये पूरा आपकी कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स को एक क्वेश्चन में उन्होंने इंटीग्रेट कर दिया। वेरी आई से इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। व्हाई? फर्स्टली बिकॉज सारे के सारे मेजॉरिटी ऑफ मेथड्स हैव बीन इंटीग्रेटेड इनटू अ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन एंड दे वांट टू टेस्ट योर नॉलेज एंड द एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज दैट यू हैव। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब थोड़ा इसको बाइफरकेट करते हैं, सॉल्व करते हैं। सी द पे बैक पीरियड इज अ रिलायबल मेजर फॉर कंपेयरिंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट एक्स एंड प्रोजेक्ट वाई एज इट कंसिडर टाइम टेकन टू रिकवर द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ये स्टेटमेंट सही है, हमने पढ़ा भी है। पे बैक पीरियड से आपको पता चल जाता है कितने टाइम में आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर कर सकते हो। वी हैव गॉन थ्रू दैट वीडियो। नाउ स्टेटमेंट 2 की अगर हम बात करें, द नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड अज्यूम्स दैट कैश फ्लो कैन बी री इन्वेस्टेड एट प्रोजेक्ट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। नहीं, सी क्या होता है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो होता है उस पे एनपीवी की वैल्यू जीरो होती है, राइट। एनपीवी की वैल्यू जीरो होती है, जो अप्रोप्रिएट हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होता है। तो हम डिस्काउंट करते हैं एनपीवी को, एक्चुअली में डिस्काउंटिंग रेट पे हम देखते हैं एनपीवी को और उससे पता लगाते हैं कि हमारे कैश फ्लोज की जो फ्यूचर में हमें जो पैसे मिलेंगे उनकी प्रेजेंट डे में क्या वैल्यू है। पॉजिटिव है तो एक्सेप्ट करेंगे, नेगेटिव है तो हम रिजेक्ट कर देंगे। तो ये तो गलत हो गया। फिर अब बात करता है, प्रोजेक्ट एक्स हैज़ अ हायर अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न देन प्रोजेक्ट वाई, इट इम्प्लाइज एक्स इज फाइनेंशियली मोर अट्रैक्टिव। ठीक है, अगर ARR किसी का 18 है, दूसरे का 15% है, तो ये बेटर है, बिकॉज हम नेट प्रॉफिट पे देखते हैं, एवरेज प्रॉफिट पे देखते हैं अपॉन हमारे एवरेज इन्वेस्टमेंट। मैंने फॉर्मूला कैलकुलेट भी करके बताया था इसका कैसे निकलता है, कि एवरेज प्रॉफिट अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट से हम निकालते हैं ARR। ठीक है, तो जिसका ज़्यादा होगा वो बेटर होगा। स्टेटमेंट 4 क्या कहते थे, पीआई इज अ यूजफुल टूल फॉर रैंकिंग इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स। अ हायर पीआई इंडिकेट्स अ हायर नेट प्रेजेंट वैल्यू पर डॉलर ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट, मेकिंग इट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ प्रोजेक्ट डिजायरेबिलिटी। ठीक है, देखो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज
फाइन जिसमें हम बात करते हैं, बट अगर मैं इस क्वेश्चन की अगर स्टेटमेंट की बात करूं तो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट 1 एंड 3 आर ट्रू, तो स्टेटमेंट 2 एंड 4 आर फॉल्स ही है। ठीक है, इसमें क्या है, यहाँ पे अगर मैं ओवरऑल अगर मैं पीआई की स्टेटमेंट की बात करूं, दो इट मेक सेंस, बट यहाँ पे इन्होंने अगर जो सही आंसर की आई थी तो उसमें इधर कुछ स्टेटमेंट जो इधर है वो प्रॉब्लमैटिक थी, आई गेस फ्रॉम व्हाट आई रिकॉल। तो इसकी वजह से इसमें जिस बच्चे ने जो अटेम्प्ट दे रखा था वो सारे के सारे बच्चों को मार्क्स दे दिए थे, बिकॉज आई थिंक इसमें 1 3 एंड 4 आर एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, तो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुई थी आंसर की में, सो दिस वाज वन ऑफ दोज पर्टिकुलर क्वेश्चन। 1 3 एंड 4 स्टेटमेंट आर एब्सोल्युटली राइट और स्टेटमेंट 2 गलत है। बट इसमें बिकॉज एज यू नो कभी कभार होता है कि क्वेश्चन में कभी गलत क्वेश्चन आ जाते हैं, तो स्टेटमेंट 1 एंड 3 एंड स्टेटमेंट 2 एंड 4 को फॉल्स बोला, बट आई डोंट थिंक सो इसमें ऐसा कुछ फॉल्स होने का प्रॉब्लम है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें क्या बात कर रहा है कि एबीसी इवैल्यूएटिंग टू प्रोजेक्ट यूजिंग द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। दो स्टेटमेंट दे रखी हैं। स्टेटमेंट 1 क्या कहती है, इफ प्रोजेक्ट ए has an IRR of 15% and project B has an IRR of 12%, it implies that project A is more financially attractive. Statement 2, the IRR method always gives a unique rate of return, making it superior to NPV method for project evaluation. दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। इट्स बेसिकली आपसे आईआरआर के कंसेप्ट को दे वांट टू एक्चुअली टेस्ट योर नॉलेज। ठीक है, कंसेप्ट को टेस्ट करना चाहते हैं। तो पहली अगर मैं बात करूं, आई थिंक आई शुड गिव यू सम टाइम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और एज आई सेड दैट आई वांट यू गाइस टू अटेम्प्ट दोज क्वेश्चन। आई नो लास्ट क्वेश्चन में आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो गया होगा, बिकॉज जो तीनों स्टेटमेंट वर मेकिंग एब्सोल्यूट सेंस, बट कभी कभार हो जाता है कि ऑप्शंस में प्रॉब्लम होती है और ये पेपर बनता है तो उसमें भी एरर आ जाता है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप कॉन्सेप्ट वाइड तीनों ही सही सही स्टेटमेंट थी। ठीक है, राइट। तो अगर हम बात करें इसके इस क्वेश्चन में, इफ प्रोजेक्ट ए हैज एन आईआरआर ऑफ 15%, प्रोजेक्ट बी हैज एन आईआरआर ऑफ 12%। ठीक है, सी दिस इज नॉट ARR, वो हमारा एवरेज रेट ऑफ रिटर्न था, अकाउंटेबिलिटी रेट ऑफ रिटर्न था। दिस इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। मैंने आपको बताया था कि हम ये क्यों यूज़ करते हैं, हमें पता लगता है जिससे दो एनपीवी की वैल्यूज़ पता लगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, फिर हम फॉर्मूला लगाते हैं और अल्टीमेटली रेट ऑफ रिटर्न निकालते हैं। ठीक है, तो इससे कोई मतलब नहीं है कि ये 15 है या 12 है तो कौन सा बेटर होगा, राइट। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये फाइनेंशियली अट्रैक्टिव हो, हमें नॉलेज नहीं है, जब तक हमें पूरे कैश फ्लोज की वैल्यू ना पता हो तब तक हम किसी कंक्लूजन पे नहीं जा सकते। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। आईआरआर मेथड ऑलवेज गिव्स अ यूनिक रेट ऑफ रिटर्न मेकिंग इट सुपीरियर टू द नेट प्रेजेंट वैल्यू। ये बिल्कुल ठीक है। जैसे मैंने बताया था आपको एक पॉजिटिव एनपीवी चाहिए, एक नेगेटिव एनपीवी चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव एनपीवी, सो इट कुड चेंज। अगर आपने ज़्यादा परसेंटेज कम ले ली है, लेट सपोज आपने 10 पे अगर आपका पॉजिटिव आ रहा है और नेगेटिव के लिए आपने पॉजिटिव के लिए अगर आपने 8 ले लिया है, ये 10 ले लिया है, फिर 11 ले लिया है, तो ऊपर नीचे से उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप जितनी वैल्यू चेंज करते रहोगे उसमें अल्टीमेटली जो आपका एनपीवी है वो अलग, आईआरआर है वो अलग ही आएगा। इसकी वजह से ये ऑलवेज एक यूनिक रेट ऑफ रिटर्न देता है और ये बेटर मेथड है, सुपीरियर मेथड है टू नेट प्रेजेंट वैल्यू, विच इज एब्सोल्युटली ट्रू। ठीक है, तो स्टेटमेंट 2 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, सो ऑप्शन नंबर 3 है इसका राइट आंसर। ओके, now let's move on to question number 4. Which of the following represent a long-term source of finance? बहुत simple सा question है. I don't think so you will be requiring much of a time, but still, if in case I'll give you some time. कि which of the following represent a long-term source of finance? Commercial paper, preference shares, bank overdraft, trade credit. ठीक है, कमर्शियल पेपर कौन इशू करता है? वी हैव डिस्कस्ड ऑल ऑफ दिस इन डिटेल्स। और बैंक ओडी हमें पता है कि बैंक कुछ स्पेशल सेट ऑफ कस्टमर्स को क्या देता है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देता है, बिकॉज दोज पीपल हैव करंट अकाउंट फैसिलिटीज विद दैट बैंक। ठीक है, और गिवन बैंक नोज कि दे आर वेरी
prompt और good account holders, so they can lend them at an interest, और इसमें वो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता। तो ये एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी जाती है, जिसमें अगर लेट सपोज आपका बैंक बैलेंस कम हो जाता है तो बैंक आपको विड्रॉल फैसिलिटी दे देता है ऑफ सर्टेन लिमिट, राइट। विड्रॉल फैसिलिटी अप टू सर्टेन अमाउंट दे देता है, चाहे वो आपके पास बैंक में प्रेजेंट ना हो, ठीक है। तो इसको हम ओवरड्राफ्ट कहते हैं, मतलब बैंक ने आपको एक्सेस पैसा दे रखा है, यू डोंट हैव इट ऑन योर ओन, ठीक है। ट्रेड क्रेडिट क्या है कि एट द मोमेंट यू डोंट हैव द मनी टू पे टू टू योर क्रेडिटर्स, राइट। सो होता क्या है कि आप कुछ सामान लेते हो, तो आपके पास सामान ले लिया, बट आपके पास अभी कैश की शॉर्टेज हो रखी है, तो आप क्या कहते हो, मैं आपको 1 महीने बाद दे दूंगा। आपने देखा है बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, तो उसमें वही होता है कि आप क्रेडिट पे सामान खरीदते हो, उसके बाद फ्यूचर में कभी पे करते हो, ठीक है। फिर उसके बाद अगर इस क्वेश्चन का आंसर बताऊं, तो इस क्वेश्चन का आंसर है प्रेफरेंस शेयर जो इशू करे जाते हैं कंपनी के द्वारा, टू प्रेफर करा जाता है कुछ शेयर होल्डर्स को, और ये लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस की हम बात कर रहे हैं, मोर देन 1 ईयर ऑफ पीरियड, बाकी सारे हमारे लेस देन 1 ईयर है, ठीक है, राइट। सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5, राइट। तो मॉडल वी ऑल हैव स्टडीड, मॉडल के बारे में हमने पढ़ा है, मोदी गिलानी मिलर थ्योरम इन कॉर्पोरेट फाइनेंस। का मतलब क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ा है तो यू कैन आंसर दिस, एल्स यू कांट, बिकॉज इसमें क्या ही गेस करोगे, राइट। तो इसीलिए कुछ थ्योरीज, कुछ थ्योरम्स बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है ऑफ रिविजन। सी व्हाट आई विल टेल यू इज लाइक कि पूरी की पूरी थ्योरम को इन डेप्थ पढ़ने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन सारे नहीं करने, फॉर्मूलेस को नहीं करने, बट गेट अ ब्रीफ, बट एटलीस्ट गेट अ ब्रीफ कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए, बिकॉज दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, बट फॉर दैट यू नीड टू नो कि बेसिक्स क्या है। अगर आपको बेसिक्स नहीं पता है तो देन यू कैन नॉट आंसर दिस क्वेश्चन, राइट, ठीक है। तो इसके लिए आपको बेसिक्स पता होने चाहिए। अब बात करते हैं व्हाट इज मोदी गिलानी मिलर थ्योरम इन कॉर्पोरेट फाइनेंस। तो इसमें क्या है, स्टेट्स दैट द वैल्यू ऑफ अ फर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर, emphasizes the importance of dividend policy, advocates for high financial leverage, support the use of short term financing, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा भी मॉडल याद होगा तो उसमें ये बोला था कि जो वैल्यू होती है फॉर्म की इज इंडिपेंडेंट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, मतलब ऑप्शन नंबर ए है राइट आंसर इस क्वेश्चन का। अब ये क्यों है, इनका ये कहना था जैसे हमारा जो मिक्स होता है कैपिटल का, वो हम कंसिडर करते हैं कि डेट और इक्विटी से बनता है, वी ऑल नो कि डेट और इक्विटी से कैपिटल बनता है। तो उनका कहने का मतलब था कि अगर डेट 60-40 भी हो, या 40-60 भी हो, या 80-20 भी हो, इट वोंट इफेक्ट द वैल्यू ऑफ फॉर्म। मतलब जो आप वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, जो आप एक्चुअली में प्रोडक्ट बना रहे हो, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आपने कहाँ से पैसा उठाया, कि आपने डेट से पैसा उठाया, कि आपने इक्विटी बेच के पैसा उठाया। सो बेसिकली सेइंग कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, जो आपका ये कैपिटल स्ट्रक्चर है, वैल्यू ऑफ फॉर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट। मतलब जो आपका प्रोडक्ट, जो आपकी फॉर्म बेच रही है, जो आपकी सर्विस प्रोवाइड कर रही है फॉर्म, दैट इज़ अ टोटली इंडिपेंडेंट थिंग। उसको उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने डेट से पैसा उठाया, कि आपने इक्विटी बेच के पैसा उठाया। सो ये इसका मेजर जो था मोदी गिलानी मिलर थ्योरम का कॉर्पोरेट फाइनेंस में फाइंडिंग थी। ही यूज्ड टू से दैट it doesn't matter if you have 60% of debt or 40% of equity in your capital, or the other way around, because a value or the product that you are offering doesn't care that how did you get the money, ठीक है। तो फाइनेंस से मतलब नहीं था, जो आप फाइनेंस का यूज कर रहे हो उससे आपकी वैल्यू बनती है, ओके, राइट। सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। अब बात करते हैं यहाँ पे, दिस इज अनदर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, काफ़ी सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ही है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो एक कंपनी का नाम दे रखा है एलिमेंट इनकॉर्पोरेशन इज कंपेयरिंग टू प्रोजेक्ट्स, अगेन अ प्रोजेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन, प्रोजेक्ट पी एंड प्रोजेक्ट क्यू, यूजिंग द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, राइट। तो स्टेटमेंट 1 क्या कहती है, प्रोजेक्ट पी हैज प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ऑफ 1.2 एंड प्रोजेक्ट क्यू हैज अ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ऑफ 0.8, it indicates that project P is more financially attractive, okay. The PI method is particularly useful when comparing project with significantly different initial investment. Right, तो क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में आई विल गिव यू सम टाइम, बिकॉज दिस इज अ पर्टिकुलर क्वेश्चन दैट यू कैन आंसर
इट ईजिली इफ यू हैव गॉन थ्रू माई वीडियोज। जो अभी तक हमने 5 क्वेश्चंस करे उसमें 1 or 2 वर ट्रिकी, right? But the idea behind all such question is to make sure that in such a situation when you encounter such questions, because कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो ट्रिकी आएंगे, तो उस टाइम उस मौके पे आप क्या करोगे, ठीक है? दिस क्वेश्चन इज प्रेटी इजियर टू डू इफ यू हैव बीन थ्रू माई वीडियोज। अगर आपने वो वीडियोज देखी हैं तो उस हिसाब से दिस इज प्रेटी इजी, राइट? ओके, सो आई हैव गिवन यू आई थिंक इनफ टाइम फॉर दिस क्वेश्चन। अगर मैं बात करूं, देखो स्टेटमेंट 1 क्या कहता है कि प्रोजेक्ट पी का जो पी आई है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है, इज ग्रेटर देन 1.2 स्पेसिफिकली। फिर अगर मैं वही बात करूं, प्रोजेक्ट क्यू का पी आई है जो है लेस देन 1 लिख लो या फिर 0.8 है, ठीक है? सो कहने का मतलब है, हमने जब प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स पढ़ा था, मैंने आपको साथ ही साथ रिजल्ट बताया था, इट शुड बी ग्रेटर देन 1, ओनली देन इट कुड बी एक्सेप्टेड, ठीक है? तो अगर यहाँ पे अगर मैं देखूँ दो प्रोजेक्ट, तो मुझे प्रोजेक्ट पी जो 1.2 का है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखेगा, सो दैट बेसिकली मेक सेंस। फिर अगर हम बात करें स्टेटमेंट 2 की, ये कहता है द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड इज पर्टिकुलरली यूजफुल व्हेन कंपेयरिंग प्रोजेक्ट्स विद सिग्निफिकेंटली डिफरेंट इनिशियल इन्वेस्टमेंट। नहीं, हमने बात ही वहीं करी थी प्रॉफिटेबल इंडेक्स में, जब हमने बात करी थी कि हमारा जो कैश इनफ्लो है, कितने पैसे आ रहे हैं अपॉन हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे हम बात क्या करें, अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट ही बहुत डिफर करेगी तो आंसर तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिवली गलत ही आएगा, अलग ही आएगा, ठीक है? हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट शुड रिमेन सेम, मतलब मैं प्रोजेक्ट पी में भी 1 लाख रुपए लगा रहा हूँ और प्रोजेक्ट क्यू में भी 1 लाख रुपए लगा रहा हूँ, तो मुझे 1 लाख से कितना पैसा मिल रहा है, दैट इज व्हाट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स शुड टेल यू, ठीक है? तो मतलब 1 लाख रुपए से मुझे मेरा कितना कैश इनफ्लो आ रहा है प्रोजेक्ट पी से, और 1 लाख रुपए से मेरा कितना प्रोजेक्ट कैश इनफ्लो आ रहा है प्रोजेक्ट क्यू से, वो होना चाहिए प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को। मतलब ये जो है कॉमन फैक्टर रहता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ऐसा नहीं है कि मैं इसमें 1 लाख लगा रहा हूँ, इसमें 2 लाख लगा रहा हूँ, तब तो आंसर अलग ही आएगा। ऐसा तो, अगर इसमें मैं 2 लाख लगा रहा हूँ तो मैं प्रोजेक्ट पी में क्यों 1 लाख लगा रहा हूँ, ठीक है? ऐसे नहीं कर सकता, बिकॉज बोथ ऑफ देम हैव टू बी इक्वली, देन ओनली देन आई कैन कंपेयर, ठीक है? इसमें 1 लाख लगाऊंगा, उसमें 2 लाख लगाऊंगा, तो मैं उसको कंपेयर कैसे करूंगा और वो फेयर कंपैरिजन कैसे होगा? सो स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग, स्टेटमेंट 1 इज राइट, सो ऑप्शन नंबर बी वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट? Let's move on to question number 7, another statement based question. A company is evaluating project with an accounting rate of return of 18%, ठीक है? स्टेटमेंट क्या है? इफ द कंपनी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 15%, द प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड एज द ARR एक्सीड द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। ट्रू और फॉल्स बेस्ड क्वेश्चन है, आपको बताना है इस केस में क्या होगा। कंपनी क्या कर रही है कि इवैल्यूएट कर रही है प्रोजेक्ट को जिसमें ARR हमारा 18% है। मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था इसका कि क्या है, हमारा एवरेज प्रॉफिट्स अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट, ठीक है? दिस इज ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2, और ये जितना एवरेज प्रॉफिट आया फॉर लास्ट 5 ईयर्स, 3 ईयर्स, 6 ईयर्स, उसको डिवाइड करा बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो वो तो बहुत बेसिक चीज़ है, हमें एवरेज रेट अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? दूसरा मैंने आपको ये बताया था कि दिस इज द ओनली मेथड विच केयर्स अबाउट नेट प्रॉफिट। तो प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में ना, एक यही मेथड है जो नेट प्रॉफिट के बारे में क्या करता है, एक्चुअली में केयर करता है, ठीक है? हमने देखा कि सब में बाकी बाद में नेट प्रॉफिट के बाद हम डिप्रिसिएशन भी ऐड करते थे, जिससे हमें एक्चुअल कैश फ्लो पता चले। इन केस अगर आपको इंटरेस्ट सीधा नेट प्रॉफिट दे रखा है तो उस केस में भी आपको इंटरेस्ट भी ऐड बैक करना पड़ता है, जिससे आपको एक्चुअल कैश फ्लो पता चले, ठीक है? बट सिर्फ इस और इस मेथड में हम क्या करते हैं, सिर्फ नेट प्रॉफिट से हम डिसीजन मेकिंग करते हैं, ओके? अब यहाँ पे कह रहे हैं, इफ द कंपनीज रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 15%, द प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड एज द ARR एक्सीड द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। ट्रू और फॉल्स? द आंसर शुड बी ट्रू, ठीक है? 15% आपको रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, जितना आप चाहते हो इतना रिटर्न मिल जाना चाहिए, मतलब बेसिकली यू माइट बी गेटिंग दिस मच रिटर्न एनीवेयर एल्स आल्सो, राइट? बट आपने ये देखा इस प्रोजेक्ट में, एक सेकेंड,
सो यू वॉच्ड एंड यू फाइंड आउट, आपने इवैल्यूएशन करी, बिकॉज बजटिंग है तो इवैल्यूएशन करनी पड़ेगी, बजटिंग करनी पड़ेगी, उसमें यू फाइंड आउट कि आपको 18% मिल रहा है, सो यू पिक दिस वन, ठीक है। तो आपको पता चला कि 18% ऑब्वियसली ज़्यादा है 15% से, तो आप इसको पिक करोगे ही करोगे, राइट। Now let's move on to the next question, question number 8, another statement based question. Now this is where a company M is using the payback period method to evaluate two projects. If project X has a payback period of 2 years and project Y has a payback period of 3 years, it suggests that project X is more favorable. True or false based question है, you have to answer this. I'll I'll give you some time. इसमें आपको थोड़ा सोच के बताना है कि क्या होगा सही उत्तर। कंपनी एम जो पे बैक पीरियड मेथड से इवैल्यूएट कर रही है दो प्रोजेक्ट्स को, प्रोजेक्ट एक्स एंड वाई। मैंने बताया था पे बैक पीरियड क्या होता है, एक सबसे ईजीएस्ट मेथड है टू कैलकुलेट हमारा कितना टाइम लगेगा टू कवर इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो उससे रिलेटेड आपको बताना है कि क्या सही है क्या नहीं है। प्रोजेक्ट एक्स का जो पे बैक पीरियड है वो 2 साल है, वही प्रोजेक्ट वाई का जो पे बैक पीरियड है वो 3 साल है। तो इससे क्या पता लगता है कि कौन सा ज़्यादा फेवरेबल है, वो आपको पता लगाना है। एंड यू हैव लाइक इसमें लिखा है कि दैट इट सजेस्ट प्रोजेक्ट एक्स इज मोर फेवरेबल, यू हैव टू फाइंड कि मतलब ये सही है कि नहीं, मतलब ट्रू और फॉल्स बेस्ड आंसर करना है, राइट। सो आई थिंक आई हैव गिवन यू इनफ टाइम फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, इसमें ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, ओके। तो कोई टर्म ले लेते हैं, लेट्स सी कि जैसे अगर हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 36,000 और प्रोजेक्ट एक्स का जो पे बैक पीरियड है मतलब 18,000 का इसका कैश इनफ्लो आएगा, वही प्रोजेक्ट वाई का है 12,000 मतलब 3 साल लगेंगे, इसको 2 साल लगेंगे। कहने का क्या मतलब है कि इसका 2 साल में ये इसको कवर कर लेगा, जो हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है इसको 3 साल लगेंगे। सो बेटर ऑब्वियसली प्रोजेक्ट एक्स है, आप जितना जल्दी हो सके आप अपने पैसे निकालना चाहते हो जितने आपने इन्वेस्ट करे। सो दैट इज़ वाई पे बैक पीरियड में जो भी प्रोजेक्ट जल्दी आपका कवर करके देगा आपको क्या, आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तो आप उसको ही पिक करोगे, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, एबीसी कॉर्पोरेशन एक टेम्पररी कैश शॉर्टफॉल एक्सपीरियंस कर रही है और वो कुछ एक्सप्लोर कर रही है शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग ऑप्शन। ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, दो स्टेटमेंट दे रखी है। पहला स्टेटमेंट ये है कि ट्रेड क्रेडिट क्या है, कॉमन फॉर्म ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग है वेयर एबीसी कैन डिले पेमेंट टू इट्स सप्लायर्स हेल्पिंग इम्प्रूव इट्स इमीडिएट कैश पोजीशन। तो इसमें ये क्या मतलब है, ये ट्रेड क्रेडिट के बारे में बता रहा है। एक कॉमन फॉर्म ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग होता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने ट्रेड क्रेडिट पढ़ा था कि एग्जैक्टली क्या होता है। वेयर एबीसी कैन डिले पेमेंट्स टू इट्स सप्लायर, जो भी उनके सप्लायर थे उनको डिले कर सकता है पेमेंट, उससे क्या होगा जो उसकी करंट सिनेरियो है और अपना कैश फ्लो को इम्प्रूव कर सकता है, बेटर कर सकता है। फिर स्टेटमेंट 2 क्या है, लाइन ऑफ क्रेडिट विद अ बैंक इज सूटेबल शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग ऑप्शन as it provides flexibility for ABC to borrow and repay funds as needed up to a predetermined limit। ठीक है, दो स्टेटमेंट दे रखी हैं, करेक्ट कॉम्बिनेशन बताना है कौन सा सही होगा, ओके, राइट। तो अगर मैं पहले थोड़ा पढ़ के बताऊं कि इसमें एग्जैक्टली अगर हुआ क्या, स्टेटमेंट जो क्वेश्चन 9 की पहली स्टेटमेंट है वो क्या कहती है, ट्रेड क्रेडिट इज अ कॉमन फॉर्म ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग, बिल्कुल सही है। जिसमें क्या है, आप अपने सप्लायर्स को पैसा नहीं दोगे, उनको बोलोगे मैं हम थोड़े टाइम बाद दे दूंगा, जैसे आपके पास जो करंट पैसा है उसको आप यूटिलाइज कर सको अपनी इमीडिएट कैश पोजीशन को सुधारने के लिए। तो स्टेटमेंट 1 इज एब्सोल्युटली राइट। फिर वहीं बात करूँ स्टेटमेंट 2 की, तो इसमें ये कहता है लाइन ऑफ क्रेडिट विद अ बैंक इज अ सूटेबल शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग ऑप्शन एज इट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी फॉर एबीसी टू बोरो एंड रीपे फंड्स एज नीडेड। ठीक है, तो इसमें ये कहने का क्या मतलब है कि लाइन ऑफ क्रेडिट विद अ बैंक, अब क्या होता है एलओसी, आप एलओसी इशू कर देता है बैंक, ठीक है, आपको एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए आप यू नीड फंड, तो एलओसी इशू करा जाता है बैंक के द्वारा और इसमें एक लिमिट डिटरमाइन कर दिया जाता है, जैसे 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, ठीक है। तो इट डजेंट मैटर हाउ मच मनी यू यूज,
आपको एक एक डिटरमाइन लिमिट दे रखी होती है। अगर आपको 15 लाख की दे रखी है और आपने 5 लाख ही यूज़ करा तो आपको उस पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। दैट इज़ हाउ इट इज़। ठीक है, टू बोरो एंड रिपे फंड एज अप नीडेड। तो इसमें आपके पास क्या है, गैप भी है कि आपको इमीडिएट मतलब 5 लाख की ज़रूरत है, आपने 5 लाख यूज़ कर लिया तो अभी आपके 10 लाख का क्वेश्चन है। अगर आपको इनकेस 10 लाख रुपए और चाहिए तो वो भी एलओसी की वजह से इशू कर दिए जाते हैं। सो एलओसी इज लाइक अ मैक्सिमम अमाउंट जो इशू कर दिया जाता है। सो बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू इन दिस केस, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10, अनदर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। इसमें हम बात कर रहे हैं XYZ लिमिटेड। वो क्या कर रही है, प्लान कर रही है टू एक्सपैंड इट्स प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड इज कंसिडरिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स। हमें अभी थोड़ी देर पहले शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स के बारे में बात करी, अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स की। स्टेटमेंट 1 क्या कहता है, इशूइंग कॉर्पोरेट बॉन्ड्स इज अ वाइबल ऑप्शन फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग as it allows XYZ to raise capital by selling debt securities with fixed interest payment. Okay. Statement 2 क्या कहती है, venture capital is a suitable source of long-term finance for XYZ, especially if a company in its early stages and looking for equity financing from external investors. Right, so I'll give you some time to think upon this. इसमें क्या होगा सही सही चॉइस, सही आंसर, बिकॉज यू हैव टू पिक द करेक्ट कॉम्बिनेशन दैट आइदर बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, आइदर वन इज ट्रू और सेकेंड वन इज फॉल्स, आइदर बोथ आर फॉल्स। ठीक है, तो ये एंड इसमें यू हैव टू एम्फसाइज कि वी आर टॉकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑल्टरनेटिव्स। शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहे, शॉर्ट टर्म हमने लास्ट क्वेश्चन में कवर करा है, इसमें वी आर कंसिडरिंग अबाउट लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग आपको ये बताना है कि क्या दोनों स्टेटमेंट सही हैं, एक गलत है, दोनों गलत है। ठीक है, प्रोडक्शन कैपेसिटी के लिए आप देखो, सबसे पहले क्या, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स इशू कर दो। हमने कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के बारे में पढ़ा है कि वाइबल ऑप्शन है फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, बिल्कुल सही है। कैपिटल आप रेज कर सकते हो बाय रेजिंग डेट सिक्योरिटीज, जैसे डिबेंचर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, ये सब आपने इशू कर दिया विथ फिक्स इंटरेस्ट पेमेंट, मतलब आपको टाइमली इंटरेस्ट पेमेंट करनी पड़ेगी और एट आफ्टर अ वाइल, काफ़ी सालों बाद आपको पूरा प्रिंसिपल अमाउंट भी रीपे करना पड़ेगा। फिर उसके बाद वेंचर कैपिटलिस्ट भी एक सूटेबल सोर्स है ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस फॉर दिस कंपनी इन इट्स अर्ली स्टेजेस, बिल्कुल सही। वेंचर कैपिटलिस्ट हमेशा अर्ली स्टेजेस कंपनीज में ही क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। और वो क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, जब एक कंपनी देखती है एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के ऑप्शंस को तो वेंचर कैपिटलिस्ट आर द वे टू गो। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, राइट, राइट। सो दैट इज ऑल फॉर today's 20 previous year question video, right? So if you want to prepare for your paper one, because paper one के लिए prepare करना है, if you want to get JRF, right? So what you can do is basically claim your ebook by WhatsApping on this number 9873 907600, a ebook for all the units, right? all units को आप claim कर सकते हो, 10 units ebook with absolutely everything that you want to cover, सब चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ओके, सो दिस इज व्हाट यू कैन डू इज बेसिकली यहाँ पे आप क्लेम कर सकते हो, और ना ही कि आप सिर्फ, बट इफ़ यू नो सम पीपल हु आर ऑल्सो बीइंग कंफ्यूज इन पेपर वन, पता नहीं कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, सो दिस इज वेयर यू कैन हेल्प आउट योर फ्रेंड्स। फ्री है, इजीली आप क्लेम कर सकते हो ई बुक। ओके, so thank you all for joining. Do like the video if you like the content. Subscribe to the channel if you are coming for the very first time. And share this video with your friends and aspirants who are preparing for this examination. Right. And do mention your score. अपना score ज़रूर mention करना in comment section. If you are scoring anywhere between 16 to 20, you are at the right डायरेक्शन, बिल्कुल सही जा रहे हो। 85 जो आपका परसेंट आ रहा है, दैट इज़ 80 अबव प्लस, तो दैट इज़ वेरी गुड। फिर अगर हम बात करें, फिर 14 to 16 है, देन यू नीड टू रिवाइज थिंग्स, एंड एनीवेयर बिलो 14 इज यू नीड टू स्टडी अगैन, काफ़ी सारे टॉपिक्स यू नीड टू स्टडी हार्ड, राइट। इसमें व्हाट यू हैव टू डू इज टेक मोर मॉक टेस्ट। अब उस मॉक टेस्ट की अगर मैंने बात करी है ना, आपको कुछ बताऊंगा नहीं रिगार्डिंग मॉक टेस्ट के, तो फिर वो बात सही नहीं होगी। सो इफ़ यू वांट टू गिव मॉक टेस्ट, व्हाट यू कैन डू इज डाउनलोड टैलेंट प्लेसर ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। द लिंक फॉर द सेम विल बी मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा।
डाउनलोड करो और एक मॉक टेस्ट दो। मॉक टेस्ट फ्री है, फ्रीली अवेलेबल भी है, राइट। सो इतना ही नहीं, आपको जो भी सोल्यूशंस की ज़रूरत है, एज यू नो काफ़ी बार मॉक टेस्ट में यू आर कन्फ्यूज कि किसका सही आंसर क्या होगा, तो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे रखी है कि सही आंसर क्या है और क्यों है, ठीक है। सो एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड देयर, सो आप डाउनलोड कर सकते हो ऐप फॉर फ्री एज वेल। द लिंक फॉर द सेम विल बी मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन। लाइक द वीडियो if you're coming for the first time, सब्सक्राइब करना मत भूलना, hit the bell icon so that you get notified whenever I come up with the next video on paper 2 commerce, right? So thank you all for joining. Make sure that you subscribe to the channel and I will meet you in the next class.